हेलो गाइस, मैं रीना कश्यप आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विथ रीना कश्यप पे। गाइस, आज हम लोग पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने प्रेजेंट को ख़त्म किया और आज पास्ट को शुरू करेंगे। तो आगे पास्ट के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और हम वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए तो देखिए आप लोग, यहाँ पे लिखा है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। भूतकाल से हमारा तात्पर्य है बीता हुआ समय, यानी कि जो बीत चुका है। ठीक है, ये तो मैं अपने पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ आपको कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, जिसमें हमने प्रेजेंट को ख़त्म किया। अभी पास्ट की बात करेंगे। तो पास्ट का मतलब होता है कि जो समय बीत चुका था, मतलब बीत चुका है। ठीक है, जिसके बाद मतलब उस टाइप के वाक्य के लास्ट में था लग जाता है, वो ऐसे वाक्य से हम समझेंगे कि वो जो घटनाएँ थी वो समय उपरांत यानी बहुत पहले हो चुकी हैं। ठीक है, अभी सिर्फ उसकी चर्चाएं हो रही हैं, तो उससे हमारा मतलब है क्या, पास्ट। अभी आगे देखेंगे। इसका पहला पार्ट होता है, जैसा कि मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि सारे टेंसेस के जब मैंने पार्ट को बताया था तो मैंने आपको बताया था कि पास्ट टेंस का पहला पार्ट क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस। आपका चेंज क्या होगा, फ्यूचर में जाएंगे तो यहाँ पे फ्यूचर लिखा जाएगा, प्रेजेंट में रहेंगे तो यहाँ पे प्रेजेंट लिखा जाएगा, बाकी कोई चीज़ नहीं होगा, यहाँ पे चेंज नहीं होगा। यहाँ सिंपल पास्ट है, इसके पहले वाले में हमने पढ़ा सिंपल प्रेजेंट, इसके बाद हम पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर, तो बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, सिर्फ चेंज क्या होगा आपका टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट के बारे में तो आपने पढ़ा, अभी मैं सिंपल पास्ट की बात करूँगी। जब कोई कार्य भूतकाल में किसी समय समाप्त हो गया हो, क्या हुआ हो, समाप्त हो गया हो, तो उसे इस टेंस में रखा जाता है। यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में वैसे वाक्यों को रखा जाता है जो कि बीते समय में समाप्त हो चुका है, अभी उसकी सिर्फ चर्चा हो रही है, अभी वो कार्य चल नहीं रहा, वो जारी नहीं है। वैसे कार्य जो कि बीते हुए समय में बीत चुका है, तो ऐसे कार्य व्यापार से संबंधित वाक्यों को हम सिंपल पास्ट टेंस में रखेंगे। उसके वाक्य की बनावट क्या होती है ये देखते हैं। धातु प्लस आ ई ए था थे थी। ठीक है, धातु प्लस आ ए ई ए। धातु का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, धातु से हमारा तात्पर्य है वर्ब, यानी कि जो क्रिया रहेगी, क्रिया के अंत में आपका क्या रहेगा, आ ए ई। ठीक है, क्रिया के लास्ट में आप आ ई ए देखोगे तो आप समझ जाना कि ये जो बात है नहीं रहना चाहिए, आ ए ई रहना चाहिए, या फिर था थे थी रहना चाहिए। तो आप इस वाक्य को देख के समझ जाना कि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। जैसे मैंने खाया, तो हमारा पास्ट टेंस में हो जाएगा, मैंने खाया है, तो परफेक्ट में चला जाएगा। तो अगर लास्ट में है लग गया तो परफेक्ट में चला जाएगा, लेकिन सिर्फ था लगा हुआ है या खाया है आ, तो ऐसे वाक्य को हम पास्ट टेंस में रखते हैं। जैसे कि इसका पॉजिटिव का स्ट्रक्चर से आप समझ पाओगे। पॉजिटिव में क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, ये क्या कहते हैं उसको, फोर्थ फॉर्म, ये सब का कन्फ्यूजन नहीं है, केवल और केवल एक फॉर्म का यूज़ करना है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। ठीक है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर नंबर हो, प्लूरल नंबर हो, सभी जगहों पे आपको केवल और केवल वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करना है। जैसे कि आप यहाँ पे करके देख सकते हो, जैसे सब्जेक्ट है हमारा प्लस V2 है प्लस ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैंने, मैंने का क्या होता है आई। खाया, खाना का क्या होता है इट, इट का V2 होता है एट, तो आई एट। आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट। तो इसके लिए भाई आपको वर्ब का फॉर्म्स याद होना जरूरी है। इसके पहले भी मैंने रिपीट किया आपको कि वर्ब के सारे फॉर्म्स आप याद कर लो तो आपको टेंसेस में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप याद रखना कि वर्ब में इट का सेकंड फॉर्म एट होता है। इसका भी सेम रहेगा, इसका भी सेम रहेगा। अगर था है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, ट्रांसलेशन हमारा सेम रहेगा। उसने एक पक्षी मारा, ही किल्ड अ बर्ड। ठीक है, आपका पॉजिटिव सेंटेंस खत्म। किसका पॉजिटिव, सिंपल पास्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस आपका फिनिश। अब बात करते हैं नेगेटिव की। तो नेगेटिव में आपने इसके पहले जो सिंपल प्रेजेंट, ये जो टेंस है आपका वो सिंपल लिखा हुआ है, सिंपल पास्ट है, तो सिंपल प्रेजेंट से मिलता जुलता है। जैसे आप उसमें क्या करते थे, V2 का यूज करते थे, लेकिन जब नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में जाते थे तो डू डैश का यूज होता था और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता था। सेम वैसा ही होगा, लेकिन होगा क्या कि डू या डैश की जगह पे हम क्या चीज़ का यूज करेंगे, डिड का यूज करेंगे। सब्जेक्ट के बाद डिड। ठीक है,
सब्जेक्ट के बाद हम वहाँ डू डज करते थे, यहाँ पे डिड करेंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। एक नया चीज़ क्या आया है कि डू डज के बाद हमारा डिड रहेगा। यहाँ पे नया चीज़ क्या आया है कि वर्ब का फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म ना होके भी टू हो जाएगा। मैंने आपको बोला था कि स्ट्रक्चर याद करना है तो आप वर्ब फॉर्म्स और उसके हेल्पिंग वर्ब को याद रखना, तो आपको स्ट्रक्चर याद हो जाएंगे अपने आप। यहाँ पे आप देखो क्या चीज़ नया हुआ है, तो यहाँ पे भी टू हुआ है और यहाँ पे क्या नया आया है, डिड नया आया है। बाकी सारी चीज़ें सेम है, जैसे कि इसके पहले वाले जो मैंने सिंपल प्रेजेंट पढ़ाया था उसमें थी, तो उसने नहीं पढ़ा, ही डिड नॉट रीड। ठीक है, उन लोगों ने कोशिश नहीं की, दे डिड नॉट ट्राई। ठीक है, इस तरीके से आप उसका ट्रांसलेशन कर सकते हो, दे डिड नॉट ट्राई। तो ये हमारा होगा निगेटिव भी कंप्लीट। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव में आपका आ जाएगा यस नो क्वेश्चन पहला। तो जैसा कि हम डूडल से स्टार्ट करते थे, यहाँ पे हम डिड से स्टार्ट करेंगे। डिड सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, आपका ये है। तो डिड सब्जेक्ट में हमारा क्या है, आपने। डिड यू V1 है, तो यहाँ पे कोशिश का हम ट्राई देंगे, डिड यू ट्राई। आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट। क्या मोहन ने काम नहीं करना चाहा। अब देखो करना और चाहना दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे। मैंने आपको बताया था कि जब वाक्य में दो वर्ब का समावेशन रहेगा तो आप वहाँ पे क्या करोगे, टू का यूज करोगे, जिसको कि इन्फिनिट या इन्फिनिटिव बोला जाता है। वैसे ही चीज जो मैंने आपको पहले बता रखी है वही चीज़ यहाँ पे रिपीट होगी। ठीक है, क्या मोहन ने काम नहीं करना चाहा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिड मोहन नॉट वांट टू डू वर्क। ठीक है, यहाँ पे क्या मोहन ने काम नहीं करना चाहा, तो डिड मोहन नॉट वांट टू डू वर्क। यहाँ पे आपने कोशिश की, डिड यू ट्राई। इस तरीके से हमारा इंट्रोगेटिव का फर्स्ट यस नो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब है WH वर्ड, तो WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस, तो आपने तो ये ऊपर से देख रखा है तो आप सेम टू सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। आपने क्या खाया, व्हाट डिड यू इट, आपने कोशिश क्यों नहीं की, व्हाई डिड यू नॉट ट्राई। आपका हो गया ट्रांसलेशन ये कंप्लीट। तो हमने सिंपल पास्ट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस को समझा। किसको समझा, सिंपल पास्ट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस को समझा। जब आप प्रेजेंट टेंस पढ़ लोगे, प्रेजेंट का आपको सिंपल प्रेजेंट पता है, यानी कि प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस की जानकारी जब आपके पास है, तो आपने प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट पढ़ा है, तो फिर आपको सिंपल पास्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर आप न्यू व्यूअर हो तो आप पहले जो टेंस की फर्स्ट पार्ट की वीडियो थी सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसको जाके आप देख लोगे। उसमें मैंने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सारी चीज़ें क्लियर की हैं। उसके बाद आप अगर आपके पास्ट को देखोगे, पास्ट का फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो मैं डाल रही हूँ उसको देखोगे, तो फिर आपकी समझ में बातें आएंगी, ऐसे नहीं आएंगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो जितनी भी चीज़ें थी सिंपल सेंटेंसेस से रिलेटेड, सिंपल पास्ट के सिंपल सेंटेंसेस से रिलेटेड, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब इसकी बात करेंगे क्या, किससे स्पेशल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज। हमारे पास्ट टेंस में कुछ स्पेशल टाइप्स होते हैं सेंटेंस के, 6 स्पेशल टाइप के सेंटेंसेस होते हैं जो कि हमारे पास्ट टेंस में ही इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो हम उसके बारे में भी समझते हैं। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर दे रही हूँ। ठीक है, कि हमारा पास्ट टेंस क्या है, जब कोई कार्य भूतकाल में किसी समय समाप्त हो गया तो उसे इस टेंस में रखा जाता है। भूतकाल यानी बीते हुए समय में जब किसी कार्य का समापन हो जाता है तो उसको जब उसकी चर्चा है प्रेजेंट में की जाती है तो वो हमारा क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, उसके बाकी की बनावट क्या होती है कि वो मतलब बाकी के जो वर्ब होते हैं यानी कि जो क्रियाएं होती है उसके लास्ट में आर ए ई प्लस था थे थी, ये रह भी सकता है नहीं भी रह सकता है। इस तरीके से वो वाक्य होते हैं। उसका पॉजिटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। मैंने खाया, आई एट, मैंने खाया था तो उसका भी आई
इट। इस तरीके से हम इसको ट्रांसलेशन को करेंगे। उसने एक वाक्य मारा है किल्ड अ बर्ड। अगर निगेटिव की बात करें तो सिंपल प्रेजेंट में हमारा डू डज आता था, यहाँ पे हमारा डिड आएगा। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि आप जानते थे कि जब डू डज के यूज स्टार्ट होते थे तो हम वहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते थे, तो वैसे ही यहाँ पे हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे उसने नहीं पढ़ा, उन लोगों ने कोशिश नहीं की, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा उन लोगों ने नहीं पढ़ा, उसने नहीं पढ़ा, उन लोगों ने कोशिश नहीं की, तो ही डिड नॉट रीड, दे डिड नॉट ट्राई। इस तरीके से इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पे मैंने ट्रांसलेशन को किया है। अभी यस नो की बात करें, यानी कि इंट्रोगेटिव का फर्स्ट पार्ट यस नो क्वेश्चन, तो उसकी है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आपने कोशिश की, डिड यू ट्राई, मतलब कि आपने कोशिश की तो डिड यू ट्राई। इस तरीके से हमारा ट्रांसलेशन सॉल्व होगा। WH वर्ड में अगर बात करें तो WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। लास्ट में किसी भी वाक्य, इंट्रोगेटिव के किसी भी वाक्य के लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन देना नहीं भूलेंगे। अगर आप नहीं देते हो तो आपके वाक्य वो गलत हो जाएंगे। आपके ट्रांसलेशन के सारे फॉर्मूला अगर आपने सही भी यूज किया है लेकिन आपने साइन ऑफ इंट्रोगेशन का यूज नहीं किया तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे WH वर्ड में इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला हो गया और उसके हिसाब से हमने ये सॉल्व किया। अब हम बात करेंगे किसकी, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि जो वाक्य होते हैं उसके कुछ स्पेशल अलग टाइप्स होते हैं उसके बारे में। हमारा पहला है क्या, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यूज्ड टू का मीन्स क्या होता है, यूज्ड टू का मतलब होता है उपयोग करना, आदत, उससे हमारा आदतन चीज़ों को दिखाया जाता है। जैसे कि वह वहाँ जाया करता था, यानी वो जाने का उपयोग वहाँ पे किया करता था। तो इस चीज़ को पढ़ के ऐसा फील हो रहा है कि भूतकाल में जो हमारा सब्जेक्ट है उसको कुछ खास काम करने की आदत थी, ठीक है, जिसकी चर्चा प्रेजेंट पे हो रही है। तो जब मतलब वैसे वाक्यों को रिलेट किया जाता है, जैसे यहाँ पे दिया गया है कि वह वहाँ जाया करता था, तो उसका ट्रांसलेट हम इस स्ट्रक्चर के हिसाब से करते हैं। कैसे, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट में चूंकि हम इसको पास्ट में ट्रांसलेट कर रहे हैं इसलिए हमारा ये जो मेन वर्ब हो जाएगा ये होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको V2 के रूप में लिखा है। तो सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह वहाँ जाया करता था, तो मैंने आपको बताया कि इसके हिसाब से तो ही यूज्ड टू गो देयर, ठीक है। वह उपन्यास पढ़ा करती थी, सी यूज्ड टू रीड नॉवल, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये दोनों सेंटेंस, जब वाक्य को देख के ऐसा फील हो कि वाक्य का जो कर्ता है, यानी हमारे कर्ता को कुछ खास काम करने की आदत थी जो कि वो पास्ट में किया करता था, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम रूल नंबर 1 यानी इस फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे, जैसा कि आपको यहाँ पे मैंने बताया है। ये हमारा सेकंड जो फॉर्मूला है उसमें कैसे वाक्य आते हैं भाई, कि कोई अमुक क्रिया, यानी कि कोई क्रिया पहले बीत चुकी है और उसके जस्ट बाद कोई क्रिया शुरू हुआ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे पहला वो हंसने लगी। अब ये किसी को हंसी क्यों आई, जब किसी ने कोई बात वैसी बोली जिसको कि सुन के हंसी आ जाए, तो मतलब पहले क्या हुआ, पहले एक घटना घटी जिसको कुछ मतलब उस तरीके की व्यंग्यात्मक घटना घटी जिसके कारण कि सामने वाले को हंसी आई, तो वह हंसने लगी। यही है ना बात हमारे, वो हंसने लगी, यानी कि मान लो कि राम ने चुटकुला सुनाया तो सीता हंसने लगी। तो पहले क्या हुआ, पहले चुटकुला सुनाया गया, उसके बाद सीता हंसने लगी। तो उस टाइप के वाक्य का अनुवाद हम इस तरीके से करते हैं। एक बात याद रखिएगा कि जब ये प्रेजेंट में होगा तो यहाँ पे बिगिन हो जाएगा, और जब पास्ट की बात होगी तो यहाँ बिगिन हो जाएगा। तो सी बिगिन टू लव, सी बिगिन टू लव, ठीक है। वे लोग क्यों भागने लगे, वाई डिड दे बिगिन टू रन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई डिड दे बिगिन टू। तो यहाँ पे जब हमने डिड का यूज किया तो हमने V1 दे दिया, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा मेन वर्ब होता है वो यही चेंज होता है, तो इसी के हिसाब से हमारा ये बदलता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप जब निगेटिव में बात करोगे तो ये जो हमारा वाक्य था यूज टू वाला,
इसमें जब आप नेगेटिव में जाओगे तो यूज्ड प्लस नॉट प्लस टू भी कर सकते हो, नहीं तो फिर डिड नॉट यूज टू भी कर सकते हो। दोनों तरीके से आप उसके नेगेटिव, जैसे वह वहाँ नहीं जाया करता था तो ही यूज्ड नॉट टू गो देयर भी हो सकता है, या फिर ही डिड नॉट यूज टू गो देयर। इस दोनों तरीके से हम इसको ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अब देखिए ही, मैं पढ़ता ही तो हूँ, यहाँ पे ही से हमारा ऐसा लग रहा है कि जैसे वाक्य में दबाव देने की बात की जा रही है। जैसे मैं पढ़ता ही तो हूँ, मान लो आपको किसी ने डांटा कि पढ़ क्यों नहीं रहा है, तो आप बोलोगे मैं पढ़ता ही तो हूँ। तो उसी तरीके से क्या हुआ कि आप अपने कार्य पर जोड़ दे रहे हो कि मैं पढ़ता ही तो हूँ। तो इस तरीके के वाक्य का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस, सॉरी ये तो मैं सी को लिखने लग गई। चलिए ट्रांसलेशन को सॉल्व करते हैं। आई एम सॉरी, मैं पढ़ता ही तो हूँ, आई डू रीड। और जब बात पास्ट की जाएगी तो आई डिड रीड। ये हमारा टेंस के हिसाब से चेंज होगा। मैं पढ़ता रहा, यानी कि इसको आपको पढ़ के ऐसा लगेगा जैसे कि कोई काम वर्तमान काल में या फिर भूतकाल में वो जारी रहा, कुछ समय तक वो लगातार रहा। यानी कि जैसे वो सुबह से लेकर शाम तक मैं पढ़ता रहा, इस तरीके से क्या हुआ, वो कार्य जो सुबह से लेकर शाम तक जारी रहा। तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम कैसे करेंगे, सब्जेक्ट प्लस गो ऑन, गोज ऑन, वेंट ऑन प्लस लिव ऑन। जैसे टेंस रहेंगे, जैसे सब्जेक्ट हमारा जिस हिसाब से रहेगा उसी हिसाब से हम उसको करेंगे। जैसे मैं पढ़ता रहा, तो ये हमारा रहा है, तो लास्ट में है ना था है ना, मतलब आ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस का हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, आई वेंट ऑन रीड। ठीक है, वह पढ़ता रहता है, तो ही गोज ऑन रीड। इस तरीके से आपका बनेगा। वह खेलता ही रहता है, यानी कि वो कुछ करता जो है हमारा, वो दूसरे काम को नहीं करता, वो केवल एक काम करता है। क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ खेलता है, दूसरा काम कोई नहीं करता। तो उसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस डिड प्लस नथिंग बट वी वन, इस तरीके से। तो पहले बना के देखते हैं तो समझ में आएंगी चीजें। वह ही रहता है, तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट में है, तो इसके साथ हम डज का यूज करेंगे। ही डज नथिंग बट प्ले, यानी कि करता कुछ और करे ना करे पर वो खेलता जरूर है। तो वो खेलता ही रहता है, वो और कोई कार्य करता ही नहीं है, बस खेलता रहता है। तो ही डज नथिंग, वो कोई कार्य नहीं करता है बट प्ले, लेकिन खेलता है। ठीक है, दोनों का सेंस हमारा एक ही आ रहा है। मैं खेलता ही रहा, तो यहाँ पे कर देंगे हम आई डिड नथिंग बट प्ले। अब सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, वाज वेयर या फिर अबाउट टू। जैसे कि वह रोने ही वाला है, मान लो कि आप किसी ने उसे डांट दिया, वो रोने ही वाला है, तो पहले कार्य समाप्त हो चुका है, दूसरे कार्य के बाद उसको क्या है कि वो बेचारा रोने वाला है। तो उसका अनुवाद हम इस तरीके से करेंगे कि सब्जेक्ट देंगे, फिर जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है सब्जेक्ट के हिसाब से, टेंस के हिसाब से वो देंगे, फिर लास्ट में लगेगा हमारा अबाउट टू, यानी कि कार्य लगभग जारी होने वाला है, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह रोने ही वाला है, तो ही इज अबाउट टू विद। ठीक है, मैं जाने को ही था, आई वॉज अबाउट टू गो। तो इस तरीके से हमारा जो स्पेशल टेंस होगा वो सॉल्व होगा। तो जब तक आप स्ट्रक्चर को नहीं समझोगे तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो पहले आप क्या करोगे कि जो भी स्ट्रक्चर में लिखती हूँ उसे कम से कम पढ़ के समझ लोगे कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं, स्ट्रक्चर के हिसाब से किस तरीके के वाक्य आते हैं। उसके बाद आप उसको सॉल्व करने का ट्राई करोगे तो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो पहले आप क्या करोगे कि स्ट्रक्चर को देखोगे और उसे समझोगे। तो ये था हमारा पूरा का पूरा सिंपल पास्ट टेंस जो कि हमारा खत्म हो गया।